मॉक कैसे अटेम्प्ट करें, मॉक की कैसे एनालिसिस करें, इन चीज़ों को लेकर के लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। और आज के इस वीडियो में आपके मॉक से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे बिकॉज़ मॉक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इस वीडियो पर आपको बहुत ही डिटेल में बात करने वाली हूँ कि आखिर मॉक को कैसे अटेम्प्ट किया जाए एंड सेकंड उसके बाद मॉक की कैसे एनालिसिस की जाए ताकि आपकी जितने भी नंबर कम आ रहे हैं उसको आप ले जा करके बहुत अच्छे नंबर तक पहुँचा सकें और एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर सिक्योर कर सके। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट द मॉक। मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है इसके लिए हम 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है जो कि लोगों का अक्सर क्वेश्चन होता है कि मॉक में जो इंग्लिश, जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन है, इनमें से सारे सेक्शंस को किन ऑर्डर में अटेम्प्ट किया जाए। तो इसका आंसर बहुत ही छोटा-सा मैं देना चाहूँगी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को सीरियल वाइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट करें। बट एक छोटा-सा मतलब सजेशन मैं आप लोगों को ये भी देना चाहूँगी जो कि मैंने खुद अपने मॉक में अपने जो रियल एग्ज़ाम है इसमें मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था जिससे कि मेरा काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मतलब मार्क्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे। जब मॉक के जो ये ऑर्डर होता है ना इसको मैंने चेंज किया था तो। मैं सबसे पहले क्या करती थी, मैं मैथ को लास्ट में अटेम्प्ट किया करती थी। तो बहुत सारे लोग करते हैं और कई सारे टॉपर्स भी मैथ्स को लास्ट में अटेम्प्ट किया करते हैं। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मेरी मैथ उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब मेरी कमांड उतनी अच्छी थी नहीं मैथ के ऊपर। तो अगर मैं मैथ को लास्ट में अटेम्प्ट करती थी, तो मतलब मेरा दिमाग उस समय काम करना उतना बंद कर देता है क्योंकि टाइम बहुत कम बचता है लास्ट में और तभी आप ना पैनिक मोड में चले जाओगे और आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे और मैथ में 25 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप अ, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे चले जाओगे। तो तभी मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा-सा रिफ्रेम किया और उसके बाद मैंने इस तरीके से अपना ऑर्डर किया था कि सबसे पहले मैं इंग्लिश अटेम्प्ट करती थी। इंग्लिश में सबसे पहले क्यों अटेम्प्ट करती थी? क्योंकि मेरी इंग्लिश ठीक थी। मेरी इंग्लिश अच्छी थी इसलिए मैं इंग्लिश को सबसे पहले अटेम्प्ट करती थी ताकि मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आए कि एक सेक्शन मैंने कर लिया है बहुत कम टाइम में। 5 से 6 मिनट में मेरा हो जाता था इंग्लिश सेक्शन। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता था कि अभी मैंने एक सेक्शन कर लिया है। सेकंड मैं आती थी मैथ सेक्शन पर। सेकंड मैं मैथ सेक्शन पर मूव करती थी क्योंकि मुझे पता है कि मुझे थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। तो इसलिए मैंने इसको सेकंड में लेकर रखती थी ताकि मेरा थोड़ा दिमाग बैलेंस रहे और उसके बाद सेकंड में इसको अटेम्प्ट करने के बाद उसके बाद मैं रीजनिंग को अटेम्प्ट करती थी और सबसे लास्ट में मैं जीके सेक्शन को अटेम्प्ट करती थी क्योंकि जीके सेक्शन में क्या होता है एनी हाउ आपको उस समय टाइम कितना ही कम रहे आपको आएगा तो आप अटेम्प्ट करोगे नहीं तो आप आगे मूव ऑन करोगे। फंसने का कोई मतलब नहीं रह जाता है वहां पे, इसलिए जीके सेक्शन को मैं लास्ट में रखती थी ताकि वो मुझे पता है कि मैं पैनिक भी करूंगी तो भी मैं उसको अटेम्प्ट कर जाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने उसको सीरियल वाइज ऑर्डर किया था। जो जिसमें मेरा कमांड अच्छा है उसको मैं फर्स्ट में रखती थी और जिसमें मैं मतलब बिना पैनिक करने पे भी जिसको मैं अटेम्प्ट कर लूँ वैसी चीज़ों को मैं लास्ट में रखती थी। अब हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप मॉक या एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये ऐसी चीज़ है जिसमें कई लोग गलतियाँ करते हैं और मैंने भी बहुत ज़्यादा गलती की थी और मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा था और आपको भी लगेगा। तो ये चीज़ है स्किपिंग, द आर्ट ऑफ स्किपिंग। जब आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, कभी भी आपको ये आपको दिमाग में रखना है कि एक बार तो आपको सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करने ही है। तो आप किसी भी क्वेश्चन में फँसो मत। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन में, हम एक क्वेश्चन में फँस जाते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्रिकी लगता है, हमें लगता है हम बना लेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट चले गए, पता ही नहीं चलता है। अगर आप एक क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम पहले गो में दे दोगे, तो आपके पास लास्ट में टाइम नहीं बचेगा और आप सारे क्वेश्चंस नहीं देख पाओगे, तो फिर क्या फ़ायदा रह गया? क्या पता कुछ क्वेश्चंस लास्ट में ऐसे होंगे जिसमें आप मार्क्स जो आपको आते होंगे और जिसमें आप आराम से मार्क्स सिक्योर कर जाते, लेकिन आप तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। आखिर ये क्वेश्चन भी तो वही 2 नंबर ही मतलब रख रहा है और वो क्वेश्चन भी 2 नंबर ही रख रहा है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इसलिए कभी भी एक क्वेश्चन में रुको मत। एक बार पहले अपना टारगेट रखो कि पूरा क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद जब लास्ट में टाइम बचेगा तो जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहे थे, वो क्वेश्चन में मैं वापस आऊँगी और उन क्वेश्चंस को मैं कर लूँगी। तो ये चीज़ें आप
ये दिमाग में रहनी चाहिए कि एक क्वेश्चन में कभी भी नहीं फँसना है। जब आप आर्ट ऑफ स्किपिंग ये चीज़ अडैप्ट कर लेंगे, तो फिर आप मतलब आराम से अच्छे खासे नंबर एग्ज़ाम में ले आएँगे, क्योंकि यही मेजर प्रॉब्लम होता है, जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट होता है या फिर जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही होती है, हमेशा आर्ट ऑफ स्किपिंग एक प्रॉब्लम आ जाती है। ख़ासकर जब वो मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो, और प्री में रीज़निंग और मैथ्स सेक्शन में। सो ये सारे प्रॉब्लम्स आती है, तो आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको अडैप्ट करनी है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आपको रियल एग्जाम में जाने से पहले आपको ये करना है, और ये एक बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा एक तरीका है जो कि मैंने अपने खुद के एग्जाम में अडेप्ट किया था, और मैंने ये किया था अपने एग्जाम में और मुझे काफ़ी इससे हेल्प मिली थी। और ये छोटी-छोटी चीज़ें करके ना आप कई लोगों से आगे निकल सकते हो। तो ये चीज़ ऐसी है कि जब आपका रियल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तब आपको उससे जैसे वहाँ पे टाइमर चल रहा होता है, कुछ 1 मिनट का अगर टाइमर चल रहा है तो 1 मिनट पहले आपको मेंटल कैलकुलेशन स्टार्ट कर देना है। जैसे आप स्टार्ट कर दिया आपने 31 इंटू 11 क्या होता है, तो मतलब मेंटल कैलकुलेशन करो और उसका आंसर निकालने की कोशिश करो। 32 प्लस 64 प्लस 55 ये इसको ऐड करने पे कितना होगा? तो इस तरीके के मेंटल कैलकुलेशंस करनी स्टार्ट कर दो। इस तरीके से आपका क्या होगा, आपका ब्रेन ना थोड़ा पहले एक्टिव हो जाएगा। जहाँ पर कई लोगों का ब्रेन माइंड तब एक्टिव होगा जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो थोड़ा टाइम लगता है अडैप्ट करने में दिमाग को अचानक से, क्योंकि आप बहुत देर से सुस्त पड़े रहते हो, जस्ट बैठे हुए थे आइडली, तो आपका ब्रेन थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है। तो उस समय थोड़ा टाइम लगेगा लोगों के ब्रेन को फंक्शन करने में, तब तक आपका ब्रेन काफ़ी अच्छे से फंक्शन कर रहा होगा और आप तुरंत आराम से निकल जाओगे स्मूथली फर्स्ट 1 टू 2 मिनट्स में और फर्स्ट 10 मिनट्स में। तो आप ये प्रैक्टिस करो एग्ज़ाम के 1 से 2 मिनट पहले, और ये आप अपने घर में जब आप मॉक दे रहे हो तब भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप करके देखना एक बार, और उसके बाद आपके जो पुराने मॉक में जितने आपने परफॉर्मेंस की होगी उससे थोड़ा-सा बेटर परफॉर्मेंस डेफिनिटली होगा। सो ये भी छोटी-छोटी चीज़ें होती है। सो ये 3 पॉइंट्स थे, हाउ टू अटेम्प्ट द मॉक और हाउ टू अटेम्प्ट द रियल एग्ज़ाम। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नाउ द सेकंड पार्ट इज मॉक एनालिसिस। मॉक अटेम्प्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप मॉक की कैसे एनालिसिस करते हैं। अगर आपने पूरा मॉक अटेम्प्ट कर लिया है और अगर आप उसकी एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आपका कोई मतलब आउटकम नहीं निकलेगा। आपने मॉक अटेम्प्ट किया बट आपने उसमें क्या गलतियाँ की, आपको वो देखना होगा और उसके बाद उसको सुधारने की कोशिश करनी होगी। ये चीज़ें होंगी मॉक एनालिसिस से। तो अब हम बात करते हैं मॉक एनालिसिस पर। सो मॉक एनालिसिस में भी 3 पार्ट होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले आपको जब आप मॉक एक बार पूरा एनालिसिस करते हो, तब आपको सबसे पहले वैसे क्वेश्चंस को देखना चाहिए जिनको आपने अटेम्प्ट किया तो बट वो गलत हो गए। आपको एक बार अपने एक कॉपी बनानी चाहिए, एक नोटबुक एक बना लो मॉक एनालिसिस को लेकर के, और उसमें ये लिखो कि कौन-कौन से क्वेश्चंस आपके मिस्टेक हुई है। आपकी ये जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, जैसे कि आपने रेडियस आपको डायमीटर पूछा था, आपने रेडियस निकाल कर के छोड़ दिया, और इस तरीके की छोटी-छोटी प्लस पूछा था, माइनस कर दिया। इस तरीके की छोटी-छोटी सिली मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक्स को आप जॉट डाउन करो कि सिली मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। अब एक बार जो आपने रॉन्ग क्वेश्चन देख लिया है कि आखिर ये क्यों गलत हुआ है, क्या मिस्टेक्स हुई है, उसके बाद आपको सेकंड वन में जाना है। सेकंड वाले में जा करके आपको ये देखना है कि कौन-कौन से क्वेश्चन जो कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो, तो आपको ये देखना है कि आखिर आपने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? क्या आपका कॉन्सेप्ट लैक कर रहा था? क्या आपको ये क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था? तो आपको उस तरीके के क्वेश्चन अपने नोटपैड में नोट कर लेने हैं। जो भी आप मॉक एनालिसिस वाले ये कर रहे हो, उसमें आपको क्वेश्चन नोट कर लेने हैं, और साथ ही साथ वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को भी नोट कर लेना है और टाइम टू टाइम उसको आके रिवाइज़ करना है। तो इस तरीके से वो चीज़ें नोट हो गई, और अगर आपने कोई क्वेश्चन मतलब कोई तरीके का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखा है, पर आपको तभी वो क्लिक नहीं किया, तो फिर आप अपने नोटबुक निकालो, नोटबुक में जाकर के वो कॉन्सेप्ट को दोबारा जाकर के रिवाइज़ करो और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करो, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में फिर फिट हो जाए, दोबारा से वो चीज़ें गलत नहीं होंगी। एक बार गलत होने के बाद देखना, नेक्स्ट टाइम जब वो चीज़ आएगी और अगर आपने रिवाइज़ कर लिया है अभी, तो आप वो सेम मिस्टेक कभी भी रिपीट नहीं करोगे। सो इस तरह से आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को सेकंड वाले को आप देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन।
तीसरे वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने अटेम्प्ट तो किया बट आपको एवरेज लोगों से, जो कि लोगों को ऑन एन एवरेज एक टाइम लग रहा था, उससे आपको ज़्यादा टाइम लग गया। अगर आप टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म में जाओगे तो उसमें ये फीचर होता है कि आपको एवरेज टाइम बता देगा और उसके बाद फिर आपको जो टॉपर का टाइम है वो बता देगा और फिर आपको जो आपने जो टाइम अटेम्प्ट लिया वो आपको बता देगा। तो टॉपर वगैरह सब ठीक है, लेकिन आपको एवरेज टाइम से कंपेयर करना है। अगर आपको एवरेज टाइम से ज़्यादा लग रहा है तो प्रॉब्लम है। एवरेज टाइम से आपको काफ़ी कम ही लगना चाहिए। तो एवरेज टाइम से हमेशा अगर आपको कम लग रहा है तब तो ठीक है, लेकिन एवरेज टाइम से ज़्यादा लग रहा है तो फिर आपको उसकी एनालिसिस करनी होगी कि आखिर उसमें क्या ट्रिक ऐसा लगाया है, क्या तरीके से बनाया है, उसमें सॉल्व किया है, जिससे कि लोगों को काफ़ी कम शॉर्ट टाइम में बन जाता है। अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है तो आप सर्च करो, किसी टेलीग्राम में काफ़ी ग्रुप्स होते हैं, वहाँ जाके पूछो कि इसका कोई अलग तरीका है कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझो उसका कि उसको शॉर्ट में किस तरीके से बनाया जाता है। ट्रिक के पीछे मत भागना, पर वो ट्रिक को शॉर्ट में करने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ आप समझ लेना। तो इस तरीके से आपने क्या टाइम लगाया है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, जिससे कि आप जिस क्वेश्चन में आप 1 मिनट ले रहे हो, उसको अगर आपने 30 सेकंड में निपटा दिया, तो इस तरह से करते-करते आपका काफ़ी कुछ टाइम बच जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बताया, टेक्स्ट बुक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप जाकर के मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं और मॉक अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। तो अगर आपको मॉक लगाना है, तो आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज़ कर सकते हैं, उसका ईयरली पास। और अभी 7 से लेकर के 9 अप्रैल तक टेक्स्ट बुक का बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, जो कि नवरात्रि स्पेशल ऑफर है और इसमें आपको ईयरली पास 307 रुपीज़ में मिल रहा है और ईयरली पास प्रो 378 रुपीज़ में मिल रहा है। और अगर आप मेरा कूपन कोड विच इज़ भावना ये लगाते हैं तो आपको एडिशनल 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो ये आप जाकर के टेक्स्ट बुक का पास परचेज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप ढेर सारा मॉक लगा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप जाइए और जाकर के ये मॉक परचेज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, क्योंकि मॉक अगर आप लगाएँगे तभी आपके स्पीड इंक्रीज़ हो सकती है। सो इस तरीके से आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और उसके बाद जो मैंने प्रोसेस बताया है, किस तरीके से लगाना है, क्या एनालिसिस का प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुँच जाओगे। सो गो एंड जस्ट परचेज़ द मॉक। अब आगे हम मूव करते हैं कि आपको मैंने एक फॉर्मेट बताया कि किस तरीके से मॉक एनालिसिस करनी है। बट आपको मॉक एनालिसिस का जो तरीका है, उसका एक मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। एग्ज़ैक्टली सेम फॉर्मेट में मैं मॉक की एनालिसिस किया करती थी और ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, क्योंकि ये आप ना सामने से देख पा रहे हो कि आपने कौन-कौन से क्वेश्चन गलत किए, कितना टाइम लगा, क्या-क्या हुआ। और इसको मैं थोड़ा-सा इलस्ट्रेट करती हूँ। सबसे पहले आप जैसे देख पा रहे होंगे, मैंने टॉपिक मेंशन किया है, व्हिच इज़ परसेंटेज। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसको जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसको 3 क्राइटेरिया में बाँट दिया है। फर्स्ट वन इज़ सिली मिस्टेक एंड सेकंड वन इज़ डिडन्ट नो, थर्ड वन इज़ फॉरगॉट। तो जो पहला है, मैंने बताया भी, जैसे कि सिली मिस्टेक हो जाती है, डायमीटर पूछा था रेडियस कर दिया, प्लस पूछा था माइनस कर दिया, इस तरह से गलतियां हो जाती है। अगर इस तरीके की कोई मिस्टेक हो रही है तो उसमें आपको टिक करना है कितने क्वेश्चन इस तरीके से गलत हो गए। सेकंड, अगर आपको याद ही नहीं था, भूल गए थे, तो फॉरगॉट में आप कर सकते हो। और मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट आपको मतलब याद ही नहीं था, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, तो आप ये डिडंट नो द कॉन्सेप्ट में आप क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको आपको पता नहीं था तो आप डिडंट नो में उसको टिक कर सकते हो। और आपको यहाँ पे नीचे में ये भी दिख रहा होगा कि मैंने एक स्माइली तरह-तरह की बना रखी है। सैड स्माइली, जिसमें उसका कर्व नीचे है, और फिर अप वाली स्माइली। तो ये जो है ना, ये टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक में ये एक फीचर दे रखा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये मैंने अपने एनालिसिस वाली नोटबुक में भी इसको कॉपी किया, जिसमें कि मतलब ज़्यादा टाइम लगा तो उसमें जो कर्व है वो डाउन हो जाएगा स्माइली का, और जो उसमें अच्छे टाइम में सही टाइम में बन गया तो उसमें अच्छी सी स्माइली होगी, अच्छे से स्माइल होगी। और जो मतलब नॉर्मल सा टाइम हुआ तो वो ऐसे फ्लैट रहेगा। तो इस तरह से आप टाइम का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसमें ज़्यादा टाइम लग गया, गलती होने के बावजूद भी। तो ये एनालिसिस का बहुत अच्छा तरीका है।
और इस तरह से आप अपने प्रोग्रेस को बढ़ते हुए भी देख सकते हो। आगे धीरे-धीरे पीछे जाकर के देखोगे कहाँ गलती हुई थी, सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके कौन से टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो और मैं भी ऐसे ही ट्रैक किया करती थी और उसके बाद फिर मैंने इम्प्रूव करना शुरू किया वो टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में। क्योंकि जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब वो टॉपिक मेरा वीक है और मुझे उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को एनालाइज़ करके और उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो एनालिसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड डोंट मिस आउट ऑन दिस। नाउ मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ, जो कि मतलब मुझे कोई किसी ने कोई बोलने को नहीं कहा है या कुछ नहीं कहा है। मैंने ये देखा, करंट मुद्दे की एक टीम है, उस टीम ने एक एक्सेल शीट बनाई है, जिसमें आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। आपकी पहले मॉक में आपके कितने मार्क्स आए, उसके बाद सेकंड मॉक में आपके कितने मार्क्स आए, थर्ड मॉक में कितने मार्क्स आए, परसेंटाइल कितनी आई, सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और इस तरीके की चीज़ मुझे चाहिए थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, बट ना ही मैंने इतने एफर्ट डाले बनाने के लिए, ना ही मैंने मतलब कहीं मुझे अवेलेबल भी हुआ। तो आपको ये सामने से अवेलेबल हो रहा है, तो ये चीज़ पे जाकर के आप अपना पूरा प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, आपके सामने रहेगी ये चीज़। मतलब आपको कोई नोटबुक नहीं बनानी पड़ेगी, आप बस एक एक्सेल शीट में अपना बस डाटा आपको फीड करना है और उसके बाद ये चीज़ें आपके सामने रहेंगी और आप देख सकते हो आपके पहले मॉक में कितने मार्क्स आए, उसके बाद दूसरे मॉक्स, तीसरे, चौथे, पाँचवें, इस तरह से आप अपना पूरा प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो कि वो स्लोप ऊपर जा रहा है या स्लोप नीचे जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट मॉक स्ट्रैटेजी। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें पूरा कंपाइल करने की कोशिश की। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल आंसर देम एंड आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।